जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। साबिक मेंबर पार्लियामेंट और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के कौमी सदर और मारूफ मिल्ली व सियासी रहनुमा इलियास आज़मी की रहलत मुल्क व मिल्लत के लिए एक अजीम खसारा है। इलियास आज़मी की मिल्ली, समाजी और मुल्की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है, बल्कि हमेशा उनको याद रखा जाएगा। इलियास आज़मी का ताल्लुक यूपी के जिला आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के बरौली गाँव से था। इलियास आज़मी मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बानी व सरबराह डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के परवरदा थे। मुस्लिम मजलिस के जरिए उन्होंने मुसलमानों के मसाइल को करीब से देखा और फिर बाद की जिंदगी में जब मुस्लिम मजलिस का असर कम हो गया तो उनका ताल्लुक बीएसपी से हो गया और कांशी राम जी के ख्यालात से मुतासिर होकर उन्होंने मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और कमजोरों की आवाज बनने में ज्यादा यकीन किया और इसी वजह से वो 2 बार के पार्लियामेंट के मेंबर भी हुए और वहाँ पर भी उन्होंने कभी भी अपने मकसद से इनहराफ नहीं किया और सच्चाई और बेबाकी के साथ अवामी मसाइल को उठाते रहे। इलियास आज़मी किसानों की हिमायत में हमेशा बोलते थे और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाते थे और उनके मसाइल को मजबूती से उठाते भी थे। बदलते हुए सियासी हालात में उनकी सोच भी बदलती रही और बाद में उन्होंने पीपल्स जस्टिस पार्टी बनाई और उसके वो सदर भी थे। उन्होंने हमेशा बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा और हमेशा कोशिश करते रहे कि हिंदुस्तान का जो समाजी ताना बाना है वो कभी टूटने ना पाए। खास तौर से मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक की बात करते हुए वो जहाँ हुक्मरानों के खिलाफ बात करते और आवाज उठाते, वहीं मुस्लिम सियासतदानों को भी आड़े हाथों लेते जिन्होंने अपने मुफादात के तहत मुसलमानों के मुफादात को सामने नहीं रखा। इलियास आज़मी ने हमेशा दलितों, पिछड़ों, कमजोरों और खास तौर से मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफी और जुल्मों जबर के खिलाफ आवाज उठाई और बेगुनाह मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करते रहे। वो कभी भी फिरका परस्त ताकतों और जालिमों के सामने झुके नहीं, बल्कि जालिमों और फिरका परस्त ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाने का काम किया। यही मरहूम इलियास आज़मी की बड़ी खूबियाँ थी। अल्लाह ताला मरहूम इलियास आज़मी की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मरहूम के पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के रफीक मौलाना उमैरुस सिद्दीक नदवी ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी और आजमगढ़ की मिल्ली, समाजी और मोहतरम शख्सियत अनीस अहमद ने भी अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कुदरती बात है कि किसी का भी इस दुनिया से रुखसत होना अफसोस की बात है। हम उनके इंतकाल पर हमको अफसोस है, गम है और इस लिहाज से भी है कि वो उनका ताल्लुक़ बुनियादी लिहाज से, पुश्तैनी लिहाज से आज़मगढ़ से था। यहाँ के फूलपुर के पास के एक मशहूर गांव बरौली के वो रहने वाले थे। अपने तलाश माश के सिलसिले में वो बहुत पहले शाहबाद चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी समाजी ज़िम्मेदारियों को अपने कारोबारी ज़िम्मेदारियों में दफन नहीं किया, बल्कि हमेशा वो एक बाशऊर शहरी और मुसलमानों के मसाइल से ताल्लुक़ रखने वाले हसास इंसान की हैसियत से उन्होंने अपना रिश्ता सियासत और समाजी मसाइल से रखा और शायद सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी में बसर कर दी। हालांकि उनके ख़ानदान वाले मुंबई में हैं और अच्छी पोजीशन में हैं, उनकी कामयाब तिजारत भी है, लेकिन इलियास आज़मी ने हमेशा अपने आप को मुसलमानों के मसाइल से जोड़े रखा और उनकी ख़ास चीज़ ये थी कि वो बड़ी बेबाकी से जिस चीज़ को बेहतर समझते थे उसका इजहार करते थे। ज़रूरी नहीं था कि उनकी हर बात से इत्तेफाक किया जाए, लेकिन वो जिस बात को अच्छा समझते थे उसको ज़ाहिर करने में वो कभी मसलहत को सामने नहीं रखते थे। उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ गुज़रा। वो शायद पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे और भी ओहदों पर रहे, लेकिन हमने तो उनको उनके उन बयानों और मरासलों से जाना जो वो बराबर लिखा करते थे और मुसलमानों को और
को आमादा करते थे कि वो अपनी हैसियत को समझें और अपनी अहमियत को समझें और नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के दाम में फ़रेब में आने से बचें। ये एक हसास जहनीत की बात है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जिस सियासत की जिस राह को अपनाया था वो राह वाकई मुसलमानों के लिए सही, लेकिन उनके जज्बे की सच्चाई को हम का इनकार नहीं कर सकते। तो वो बहुत ही अभी चंद दिन पहले तक उनके मरासले शाये होते थे और बताते थे कि आज जो हालत है यूपी में ख़ास तौर से, पूरे मुल्क में आम तौर से, उस पर उनका जो दुख था, चूँकि उन्होंने उस हिंदुस्तान को भी देखा था जहाँ पर जमहूरियत के साथ मजाक नहीं होता था, जहाँ पर झूठ की फरावानी नहीं थी, जहाँ पर एक कौम के गलबे का तो इजहार था, लेकिन इसके लिए गलत वसाइल और गलत ज़राए का इस्तेमाल नहीं होता था। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से वो बहुत ही परेशान थे, मुतफक्किर थे। और अब ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं मुसलमानों की सियासत में जो अपने मफादात के जाल से निकल कर और सही सूरत हाल को समझकर मुसलमानों को सही मशवरा दे सकें। और हम समझते हैं कि उनकी यही खूबियाँ उनको याद रखने के लायक बनाएंगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे कहा जाता है कि जब यहाँ पर बटला हाउस का केस हुआ, आज़मगढ़ के बच्चों को मारा गया, उस पर एहतजाज के तौर पर उनको दहशतगर्द कहा गया और दहशतगर्दी के निशान के तौर पर मीडिया ने ख़ास रुमाल को मुसलमानों के सर पर बांध दिया। उन्होंने और अकबर डम्पी ने पार्लियामेंट में उसी रुमाल को अपने सर पर बांध कर ये जाहिर किया कि हम किसी के से दबने वाले नहीं हैं और हम झूठ की मुखालफत करने में किसी की धमकियों का भी हम की परवाह नहीं करते हैं। इस किस्म के जज्बे रखने वाले लीडर अब ज़रा कम हो गए हैं। तो ऐसे में उनका जाना, अगरचे उनकी एक अच्छी खासी उम्र हो गई थी, लेकिन उनकी कमी महसूस होती रहेगी। अल्लाह ताला उनको उनकी गलतियों को माफ़ करे, उनकी नेकियों को कबूल करे और मुल्क मिल्लत को उन जैसे और अफराद से मुतारफ़ कराए, उनका नेमुल बदल अता फ़रमाए। हम उनके ख़ानदान के साथ, उनके बेटों के साथ और पूरी कौम के साथ उनके जाने के गम में शरीक हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी और मोहतरम शख्सियत अनीस अहमद साहब। साबिक MP इलियास आज़मी साहब का सानह इर्तिहाल जो है और उनकी रहलत के बारे में जो है और उनकी खिदमात के बारे में आपके क्या तासुरात? इलियास आज़मी साहब को मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ, अपने बचपन से जानता हूँ। डॉक्टर अब्दुल जलील फ़रीदी साहब ने 1966 में मुस्लिम मजलिस मशावरत कायम किया था। उसमें भी इलियास भाई शामिल थे। उसके बाद यही मशावरत 1966-68 में मुस्लिम मजलिस एक सियासी जमात में तब्दील हो गई। उसमें भी इलियास भाई शामिल थे और ये मुसलसल डॉक्टर साहब के साथ रहे। चूँकि मेरे वालिद भी अव्वल दिन से डॉक्टर फ़रीदी मरहूम के साथ रहे, इसलिए इलियास साहब, मेरी चौक पर एक दुकान थी कपड़ों की रंगाई छपाई, वहाँ बराबर आते थे मेरे अब्बा से मिलने। इस वजह से मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत दिनों तक ये मुस्लिम मजलिस के सदर भी रहे, सूबाई सदर रहे, ज़िले के सदर रहे और डॉक्टर फ़रीदी मरहूम के बेहद मद्दाह रहे। इसके बाद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया, जिससे MP हुए। बहुजन समाज पार्टी के बाद इलियास साहब ने कुछ दिनों के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ भी रह नहीं सके। फिर ये बहुजन समाज पार्टी में गए, फिर दोबारा MP चुने गए। इसके बाद इन्होंने पीपुल्स जस्टिस पार्टी बनाई कुछ दिन पहले अपनी, लेकिन कोई अभी उस ज़ईफ़ी की वजह से कुछ उसमें पेशरफ न कर सके जब तक ये सानया हो गया। और पूरी ज़िंदगी
इलियास साहब जो है बैकवर्ड मुस्लिम एकता के अलंबरदार रहे, दलित मुस्लिम एकता के अलंबरदार रहे। और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, मुझे तादाद तो नहीं मालूम, लेकिन इनकी एक किताब डॉक्टर अंबेडकर के ताल्लुक़ से थी जिसको मैंने पढ़ा और काफ़ी मुझे अच्छी लगी। हर बात को इन्होंने तर्क और दलील से कही। अखबारात में मज़ामीन भी इन्होंने काफ़ी लिखे और साहिब कलम आदमी थे। शुरू में, जिस वक्त मैं शुरुआत की बात बता रहा हूँ, उस वक्त इनकी फूलपुर में सुरती की दुकान थी, सुरती बेचते थे। बाद में तो इनके बच्चे वगैरह काफ़ी तरक्की किए, अरशद भाई, और बम्बई में एक बड़े आदमी हो गए। लेकिन शुरुआत बहुत ही मतलब इब्तदाई लेवल से एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, छोटा मोटा कारोबार था। लेकिन उस हालत में भी कौम की बेइंतहा दर्द था, खिदमत थी, हर मिली और रफ़ाई काम में शरीक होते थे। डॉक्टर अब्दुल जलील फ़रीदी मरहूम के बेहद मद्दाह थे और उनके साथ साथ पूरी उनकी ज़िंदगी तक उनके वफ़ादार रहे। उनके ज़िंदगी के बाद ही मुस्लिम मजलिस से कतई ताल्लुक़ किया, जब तक वो रहे, जब तक मुस्लिम मजलिस में ही रहे। ये सुनने में आ रहा था कि डॉक्टर अब्दुल जलील फ़रीदी के वो परवरदा थे और बड़ी मिली खिदमत उनकी हैं, और जिस तरह से ये मिली और समाजी शख्सियतें दुनिया से रुखसत हो रही हैं, ये मिल्लत इस्लामिया के लिए कितना बड़ा खसारा है। ये बहुत बड़ा खसारा है। डॉक्टर फ़रीदी मरहूम के साथ बहुत से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग थे और सन 65 की हिंदुस्तान पाकिस्तान वार के बाद मुसलमान जब बोल नहीं सकता था, उस वक्त डॉक्टर फ़रीदी ने एक तंजीम कायम किया और मुसलमानों को बोलने का हौसला दिया। मुसलमान भी सियासत में आने लगा, बातचीत करने लगा। वरना इसके पहले तो लोग बताते हैं, मेरा बचपन था कि मुसलमान बस यूं ही आज़ादी मतलब तक़सीम वतन की वजह से इतना बज़दिल और पज़मुर्दा हो चुका था कि बोलना भी इसके लिए मुश्किल था। डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा था कि एक गूंगे कौम को उन्होंने ज़ुबान अता किया। और उन डॉक्टर साहब के साथ इलियास भाई अव्वल दिन से लगे रहे और जब तक डॉक्टर साहब इस दुनिया में रहे, इलियास भाई उनके साथ रहे, कभी उनसे जुदा नहीं हुए। और मेरे वालिद भी उनके साथ रहे, चूँकि डॉक्टर साहब के मेरे वालिद आज़मगढ़ के बुनियादी मेंबर थे, फाउंडर मेंबर थे। इसलिए इलियास भाई जब भी शहर में आते थे, मेरी दुकान पर मिलने आते थे। इस वजह से मैं उनके बारे में इतनी मालूमात रखता हूँ। बहुत बेबाक लीडर थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें कोई ख़रीद नहीं सकता था। वो अपने मिशन के अकेले आदमी थे, झोला हाथ में लिए जहाँ चाहा वहाँ चले गए, जहाँ चाहा वहाँ आ गए, हर जगह मौजूद रहते थे। उस ज़माने में नोनारी सजनी में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था, उसमें भी नुमाया किरदार किया, इंक्वायरी कराया। इसमें कोई शक नहीं कि इलियास भाई साहब इक़्तिदार के लालची नहीं थे। ना, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। वो जिस मिट्टी से बने थे उसमें ये चीज़ शामिल नहीं। जी, बहुत ही बेलौस और निडर बेबाक लीडर थे और मुसलमानों के मसाइल को बड़ी बेबाकी से उठाते थे। बहुत बेबाकी से उठाते थे। मुस्लिम परस्त थे ही। डॉक्टर साहब के साथ जितने लोग थे सब मुस्लिम परस्त थे, मुसलमानों के मसाइल को बेबाकी से उठाते थे। बस अफसोस ये है कि डॉक्टर साहब मरहूम के बाद मुस्लिम मजलिस कायम नहीं रह सकी, ये लोग एकजुट नहीं रख सके, धीरे धीरे अपनी अपनी राहें अलग बनाई। आज के पुरआशोब दौर में अनीस साहब हम देख रहे हैं कि जब हर तरफ जो है जुल्म व सितम, नाइंसाफ़ी और मसाइल के अंबार हैं, और ऐसी इन हालात में मिली व समाजी शख्सियतों का रुखसत होना और जो नई नस्ल है उनके लिए क्या पैगाम है, और जो खला पैदा हो रहा है ये कैसे पुर होगा? देखिए, जो खला है ये तो पुर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी के साथ कानून कुदरत भी है, जो आया है उसको जाना है। इलियास भाई 80 साल से ज़ायद की उम्र के हो गए थे और एक नेचुरल डेथ है उनकी, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि दूसरा इलियास पैदा होना सदियों लगेगा। वैसा आदमी फिर बहुत मुश्किल है। नहायत बेबाक, बेखौफ, बेखतर और हर जगह मुसलमानों के मसाइल को उठाना
मुसलमानों के मसाइल को रखना, और मुसलमानों के साथ साथ असल वो थे बैकवर्ड के लीडर। हम वतन में जो बैकवर्ड हैं, जो दलित हैं, उनके मसाइल को वो कहते थे कि मुसलमानों के मसाइल और बैकवर्ड के मसाइल एक ही हैं, इनको एक होना चाहिए। इनके मुसलमान और दलित और बैकवर्ड इनको एक होना चाहिए, इन सब के मसाइल एक हैं। ये सब किसी न किसी जगह से ठगे जा रहे हैं और नाइंसाफ़ी के शिकार हैं। असल में डॉक्टर इलियास साहब का यही कहना था, और यही डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी का भी कहना था। यही ख्याल की एकजाई दोनों को एक जगह ले आई थी। ये थे अनीस अहमद, जो मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी हैं। और अनीस अहमद अक्सर जो है अपने मज़ामीन के ज़रिए से समाज में, मुल्क में और कौम में बेदारी लाते हैं, और मुरासला निगार भी हैं, जो ख़बरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। और आज़मगढ़ शहर की एक इल्मी व समाजी शख्सियत भी हैं, और बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं, जो इलियास आज़मी की रहलत पर ख़बरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इलियास आज़मी का दुनिया से रुखसत होना मिल्लत इस्लामिया के लिए एक अजीम खसारा है, और इलियास आज़मी ने जो खिदमात अंजाम दी हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। ख़बरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।